नमस्कार मित्रों और साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं कक्षा 9 के अध्याय नंबर 4 में, जहां हम बात करेंगे जलवायु नियंत्रण की, जलवायुवीय नियंत्रण की। तो किस प्रकार होता है जलवायु नियंत्रण, उसके क्या तत्व हैं, हम इसके बारे में समझेंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने समझा था जलवायु और जो है मौसम, उसके बारे में। जलवायु और मौसम की हम वहाँ एक चीज़ जो थी फैक्ट, वो बताना रह गया था कि जलवायु और जो मौसम के तत्व हैं, जैसे आर्द्रता, आपकी बहुत सारी चीज़ें, वो एक से ही होते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे जलवायु नियंत्रण की। तो किस कारण से आपका होता है, चूँकि आप यहाँ देख रहे होंगे लिखा है अक्षांश, तुंगता अर्थात जिसे हम ऊंचाई भी कहते हैं, ऊंचाई बोलूँगा मैं यहाँ पर, वायुदाब और पवन तंत्र। बात करेंगे समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्छवास की। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में कैसे क्या होता है, कैसे नियंत्रण होती है जलवायु। तो किसी क्षेत्र में जलवायु को नियंत्रण करने वाले 6 कारक होते हैं, जो हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश की। तो अक्षांश के बारे में बेसिकली आप जानते ही होंगे क्या होता है। आड़ी रेखाओं को आपका अक्षांश कहा जाता है ग्लोब पर, क्योंकि जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनके बारे में आप समझ चुके होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो मैं इसका लिंक इसके वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा बाद में, जब तक आप इसको समझिएगा। तो हम क्या समझें यहाँ पर, अक्षांश क्या होता है। अक्षांश होता है आपका आड़ी रेखाएं। अब यहाँ पर बात करें पृथ्वी की गोलाई के कारण, जो आपकी पृथ्वी की गोलाई होती है, कुछ चपटी होती है पृथ्वी, इसे प्राप्त और ऊर्जा की मात्राओं में अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती हैं। ऐसे हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ सूर्य होता है आपका। हम पृथ्वी को यदि ऐसे बनाएं, यहाँ आप 3 लाइन जिनके बारे में आप जानते होंगे, कौन कौन सी रेखाएं हैं वो, आपका एक हो गई कर्क रेखा, एक हो गई मकर रेखा, और जो बीच वाली रेखा है वह हो गई भूमध्य रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा, और यहाँ पर आपकी ये भूमध्य रेखा। तो सूर्य इतने वाले भाग में ही आपका पृथ्वी पर रहता है। तो यहाँ पर जो होती है ऊष्मा, ऊर्जा, ताप, वो अधिक होता है, और यहाँ पर ध्रुवों पर कम होता जाता है। तो इसके ऊर्जा के आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत व्रत से ध्रुवों की ओर समानता घटता जाता है। तो मैं आपको इसका विवरण बता चुका हूँ कि कैसे पृथ्वी पर तापमान यहाँ ज़्यादा रहता है और यहाँ घट जाता है, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है वो इन वाले भागों में पहुँचती ही नहीं है। अब हम बात करें तो कैसे प्रभावित करता है, इसको आपने सुन लिया होगा, क्योंकि ऊर्जाओं की मात्राओं में अलग अलग अंतर होता है। अब हम दूसरी बात करें, तुंगता अर्थात जिसको हम ऊंचाई कहेंगे, ऊंचाई की बात करें, तो जब कोई व्यक्ति हम यहाँ पर बात करें पृथ्वी से की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, जब कोई व्यक्ति जैसे पहाड़ पर जाता है या ऐसे ही किसी साधन या किसी भी चीज़ से ऊंचाई पर जाता है, तो वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है, वहाँ वायुमंडल का जो घनत्व है वह कम होता जाता है। ऐसे हवा का जो वायु है उसका दाब भी कम होता जाता है, तापमान घटता जाता है, और ताप भी कम होने लगता है। जो नीचे जो होता है जो तापमान वो अधिक रहता है, और जो ऊपर की तरफ है वो तापमान घटता जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी रहती हैं। चूँकि तापमान घटता है ऊंचाई पर, इसलिए पहाड़ियों की हम बात करें ऊपर के स्थानों पर, वो गर्मियों में ठंडी रहती हैं। अब हम बात करेंगे वायुदाब एवं पवन तंत्र की। तो किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। जो हमने पिछली 2 चीज़ों की बात की, अक्षांश और ऊंचाई की, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि वायुदाब ऊपर के कम होता जाता है, तो इन चीज़ों का हम यहाँ पर ध्यान रखें। तो पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। तो वायुदाब भी आपका वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है, हम समझेंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर संक्षिप्त में समझना है। जब फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे प्रभावित करता है। मान लीजिए कि कहीं के क्षेत्र में जहाँ का वायुदाब कम है, जहाँ का वायुदाब कम है, तो कम है, वायुदाब कम कब होता है, जब हवा होती है आपकी गर्म। तो गर्म हवा जो है वो ऊपर की ओर उठ जाती है, इसलिए यहाँ का दाब कम हो जाता है। तो जो ठंडी हवा होती है वो इस क्षेत्र में आने लगती है। इससे एक चक्र बनता है, जिसके कारण जो जलधाराएं हैं वो यहाँ वहाँ पर जाने लगती हैं। तो इस कारण से आपका ये वर्षा को प्रभावित करती हैं, जलवायुवीय क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। क्योंकि यहाँ हम इतना ही समझेंगे इसके बारे में। फिर अगला हम बात करें समुद्र से दूरी की। तो समुद्र से दूरी कैसे, समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, यह प्रभाव कम होता जाता है। लोग विषम मौसम अवस्थाओं को महसूस करते हैं, उसमें उसे प्रायद्वीपीय अवस्थाएं, जैसे गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दी में बहुत अधिक ठंडी
रहती है। क्यों? इसका कारण ये है कि जो समुद्र मतलब जल है आपका वो बहुत जल्दी जितना देर में गर्म होता है उतनी देर में ठंडा होता है। तो समुद्र से दूरी भी आपको प्रभावित करती है, क्योंकि ये जो आपका समुद्र है वहाँ पर जो गर्मी होती है, यदि गर्म जल है तो दिन में गर्म जल है तो रात में जो जल है वो ठंडा देर में होगा, इसलिए गर्मी बनी रहेगी। और जो अगर यदि ठंडा जल है तो वो ठंडा ही रहेगा, गर्म देर में होगा, इसलिए दिन में भी ऐसा। तो आप यहाँ पर देख सकती हैं समुद्र की दूरी भी इसको इफेक्ट करती है, अर्थात इस पर प्रभाव डालती है जलवायु भी नियंत्रण पर। महासागरीय धाराओं की बात हम यहाँ पर करें तो समुद्र के तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। कैसे? उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं, वायु की दिशा समुद्र की तट की ओर हो तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। तो आपने इसके बारे में भी, चूंकि मैंने ऊपर ही इसका विवरण आपको बता दिया है कैसे धाराओं के बारे में और समुद्र से दूरी के बारे में, कैसे यदि तट की ओर चलेंगी हवाएं तो वहाँ गर्म होगा यदि पानी गर्म है, और सर तट से समुद्र की तरफ चलेंगी तो क्या होगा। अब हम बात करें उच्चवच की, तो ऊंचे पर्वत जहाँ पर हम बात करें ठंडी अथवा गर्म वायु को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? सोखते हैं, अवशोषित करते हैं ऊंचे पर्वत। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम है। यदि पर्वत बहुत ऊंचा है तो वह वायु के रास्तों को रोकेगा, यहाँ से बहने वाली वायु के रास्तों को रोकेगा। तो यहाँ से वायु टकरा कर ऐसी ऊपर की ओर उठेगी और एकदम से फिर नीचे आएगी, जिससे आपका वर्षा होगी। तो ये क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बनते हैं। पर्वतों के पवनविमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहती हैं, और यहाँ पर जब राजस्थान की हम बात करें, जो अरावली आपका पर्वत है वो वर्षा वर्षा कुछ यूँ होता है राजस्थान के, इसलिए यहाँ से जो ये टकराती है तो ऐसे यहाँ की साइड मुड़ लेती है, इसलिए यहाँ पर दिल्ली वाले क्षेत्रों जैसी आदि स्थानों पर हरियाणा वाले क्षेत्रों के ऊपर से निकलते हुए चली जाती है। तो इसलिए राजस्थान के इन वाले क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा होता ही है पर्वत तो यहाँ टकराती आपकी वायु और वर्षा अवश्य होती, इसलिए ये क्षेत्र सूखा रहता है। बाकी आप मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में सतपुड़ा और विंध्याचल को देख सकते हैं। हिमालय की बात करें तो वहाँ के क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। तो आपको इन चीज़ों का मैं कारण तथ्य समेत बता चुका हूँ। यदि कुछ इसमें भी समझ में नहीं आया या रह गया हो तो मुझे कमेंट में अपना संदेश भेजें, जिसकी सहायता से मैं आपको और से और अधिक कंटेंट उपलब्ध करा पाऊँ और जो सही तरीका है उससे आपको अवगत करा पाऊँ। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर